नमस्कार, पुनः हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। मैं हूँ मनोहर सिंह मनुला। आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से आप समझते हैं कि हर व्यक्ति के पास में रहने के लिए मकान बहुत ज़रूरी साधन है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अभी भी बिना मकान के, या अगर किसी के पास हैं भी तो वो कच्चे मकान हैं। तो हमारे पड़ोसी देश अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बिज़नेस स्टैंडर्ड की अगर लेटेस्ट खबर की बात करें, उससे ये महसूस होता है कि चाइना में इस वक़्त हर परिवार के पास लगभग 1 से ज़्यादा मकान, यानी कि 1.5 डेढ़ मकान का एवरेज औसत शहरी क्षेत्र पे है। वहीं अगर हम भारत में बात करें, हालाँकि 2021 में जो जनगणना होनी थी, वो कोविड के कारण नहीं हो पाई, उसमें स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी बहुत सारा परसेंटेज ऐसा है कि जिनके पास अपने निजी मकान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम मकान बनाने जा रहे हैं तो उसमें या तो हमारे पास एक निश्चित धनराशि होना ज़रूरी है, या अगर हमारे पास अगर पैसा नहीं होता है तो हमें होम लोन लेना पड़ता है। होम लोन लेने के लिए हमें अपने बैंक्स को अपना प्रपोज़ल देना होता है, और उस प्रपोज़ल के बाद हम उसमें से होम लोन लेके अपना घर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या पुराना मकान को रिपेयर कर सकते हैं, या कोई बना हुआ मकान खरीद सकते हैं। आइए, अगर हम जानते हैं होम लोन लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर, यानी कि सिविल स्कोर भी इसको बोला जाता है। अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो क्रेडिट स्कोर हमारा मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900, यानी कि 300 से लेके 900 के बीच में इस स्कोर का एक दायरा होता है। अब ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका इससे पहले बैंक के साथ में आपका लेन-देन, लोन या किसी की गारंटी, किस प्रकार का आपका बैंकिंग व्यवहार रहा हुआ है, इस व्यवहार को, यानी कि आपका बैंक के साथ में किस प्रकार से डिपॉजिट्स, लोन, रिकवरी, ये सारा जो भी आपका व्यवहार रहा होगा वो आपके क्रेडिट स्कोर तय करता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि सिविल स्कोर 700 से ऊपर जब आपका जाता है तब आपका स्कोर बेहतर माना जाता है। यानी कि अगर आप अच्छे स्कोर की अगर हम बात करते हैं, वो तो 750, 800, 850 से ऊपर माना जाता है। लेकिन मिनिमम 700 सिविल स्कोर किसी भी हालत से आपका होना चाहिए लोन की एलिजिबिलिटी के लिए। तो वहीं हम बात करते हैं कि अगर सिविल स्कोर कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि हाउसिंग लोन या होम लोन के जो बेसिक रेट्स होते हैं, इस वक्त अगर हम बात करें तो करीबन 8 से 8.5% होते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है, यानी कि सिविल स्कोर ठीक नहीं है, तो आपको बैंक लोन या तो देने से मना करेगा, या फिर अगर आपको देता भी है तो आपसे वहाँ पर ब्याज दर ज़्यादा लेगा। इससे आपको सावधानी ये रखनी होगी कि होम लोन लेना अगर आपने है, तो ये, क्योंकि सिविल स्कोर 3 से 6 महीने में चेंज होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने सिविल स्कोर्स को आपको चेक करना होगा। हालाँकि बार-बार सिविल स्कोर चेक करना ठीक नहीं होता है, लेकिन साल भर में एक बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी अपने ऐप के माध्यम से, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, या उसकी वेबसाइट में जाके आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 750, 800 के आसपास जा रहा है, तो आप अगर होम लोन लेंगे तो आपको एक बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बैंक लोन दे पाएगा। अब हम बात करते हैं कि लोन लेने से पहले हम बैंक का चुनाव किस प्रकार करें। आप देखते होंगे कि हमारे आसपास में जो भी 2 प्रकार के बैंक रहते हैं, एक तो सरकारी बैंक जिनको पीएसयू बैंक भी बोला जाता है, जिनमें आपका स्टेट बैंक आता है, कैनरा बैंक आता है, इलाहाबाद बैंक आता है, पंजाब नेशनल बैंक आते हैं। ये आपके पीएसयूज़ बैंक बोले जाते हैं। वहीं आपके कुछ कॉर्पोरेट या प्राइवेट बैंक होते हैं। उन बैंकों की अगर हम बात करें तो जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इस प्रकार के आईडीबीआई बैंक्स, ये सारे के सारे बैंक्स जो है कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं। अब हम सर्विस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक आपको बखूबी बहुत बेहतरीन सर्विस देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो वहाँ पे सर्विस का थोड़ा-सा मामला हमेशा बना रहता है। अगर हम यहाँ पर होम लोन किस बैंक से ले अगर हम बात करते हैं तो सर्विस के मामले में प्राइवेट बैंक्स बेहतर रहते हैं, लेकिन वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके थोड़ा-सा पीएसयूज़ बैंक से ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर बेहतरीन सर्विस चाहिए तो आपको किसी प्राइवेट बैंक पे जाना होगा, अन्यथा आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना है, या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेना है, तो वहीं आपको पीएसयूज़ बैंक, यानी कि सरकारी बैंक से लोन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं कि मकान 2 या 3 तरीके से हम ले सकते हैं, यानी कि एक तो हम बना-बनाया मकान ले सकते हैं, दूसरा हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तीसरा हम फ्लैट वगैरह भी इस चीज़ पे प्रोसेस में ले सकते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या कोई पुराना मकान बना हुआ हम खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना ये होगा कि एक अपना जो आपने अपने स्तर से बजट तय किया है, उस बजट का कम से कम आपको होम लोन की फ़ाइल 125% ऊपर बनानी चाहिए। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, ये आप समझिएगा। कभी भी मान लेते हैं आपने कोई 10 साल पुराना मकान ले लिया,
तो आप ये मान के चलिए कि उसमें कुछ न कुछ चीज़ें आपको 10-15%, 20% के आसपास का खर्चा लगाना ही होता है, क्योंकि आप जब अपने मकान में जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका मकान आपके तरीके से हो। अगर नया मकान आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये क्लियर हो जाता है कि आपकी जो भी मकान की अपनी थीम होगी, अपनी निजी राय होगी, उसके अकॉर्डिंग आप मकान बनाएँगे। लेकिन आपने बना-बनाया मकान अगर आपने खरीदा है, तो वहाँ पर आपके तरीके से वो मकान हो सकता है ना हो। उसमें बात आती है कि आप अपने स्तर से उस मकान को थोड़ा-सा रिपेयर अगर करते हैं, तो 10, 15, 20% के आसपास का खर्चा आपका एक्स्ट्रा आ जाता है। तो सपोज़ आपने 30 लाख में कोई मकान खरीदा, तो आप मान के चलिए कि 5, 7, 10 लाख रुपए आपका खर्चा होना है। कभी भी आपको क्या करना है कि आपकी जो लोन की फ़ाइल है, वो 15, 20 या 25% एक्स्ट्रा बनानी है। हालाँकि आपका मकान उससे कम में भी अगर कंस्ट्रक्शन हो गया, आप ज़रूरी नहीं कि उस लोन जो ज़्यादा अमाउंट आपने प्रपोज़ल बनाया हुआ, उस पैसे को लो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट उसी पैसे पे पड़ना है, जो पैसा आपने बैंक से लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप हाउसिंग लोन या होम लोन लेने की बात आती है, तो आपने बैंक का चुनाव भी कर लिया। अब प्रोसेस आता है कि हम घर किस प्रकार से बनाएँ। घर हम देखिए 2 तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम घर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि एक बेहतरीन प्लानिंग आपके साथ में होनी चाहिए। यहाँ पर कई माध्यम ये होते हैं कि किसी हम इंजीनियर के माध्यम से, आर्किटेक्ट के माध्यम से अपना एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेते हैं या फिर उससे कुछ डिज़ाइनिंग लेते हैं, तो उसका कुछ अपना खर्चा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि घर बनाने में तो आपका खर्चा नेचुरल सी बात है, आता ही है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोफ़ेशनल या आर्किटेक्ट से डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो वो प्रोफ़ेशनल्स आपको 3D स्केच में आपको डिज़ाइन्स भी बना के दिखाएगा, और सारा का सारा आपको फीलिंग भी कराएगा कि आपका जो भी घर बनने जा रहा है, वो आपका ज़मीन जिस प्रकार से भी है, उसमें एक बेहतरीन घर कैसे बने और आपकी ज़रूरत कैसी है, उसी प्रकार से कमरों का साइज़, क्योंकि वो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है, उसके पास अपनी जानकारियाँ होती हैं, उसके पास नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का अनुभव भी होता है और पढ़ाइयाँ भी की होती हैं। उससे ये समझ आता है कि वो उस मकान के अंतर्गत आपका कम जगह पर भी एक बेहतरीन जगह निकाल के आपको एक बेहतरीन मकान का नक्शा बनाकर देगा। उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरा इस ज़मीन पे किस प्रकार का मकान बन पाएगा। उसके बाद आप ठेकेदार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस मकान को खुद भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही आपने होम लोन किसी बैंक से फाइनल कर लिया, ये अच्छी बात है। वहाँ पर अब बात आती है कि हम मैक्सिमम उस पे कहीं न कहीं किसी प्रकार से सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ उठा पाएँ। आपको मुझे बताने में बड़ा खुशी भी हो रहा है कि भारत सरकार ने सितंबर 2024 में नया जो बजट रिलीज़ किया था, उस बजट में आपको 1 करोड़ नए मकान की लिए भारत सरकार सब्सिडी देने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप उस योजना में योग्य हैं या नहीं हैं, उसके लिए चेक करने के लिए मैं इस वीडियो के साथ में आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक में आप जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, तो इस आवास योजना के अंतर्गत 9 लाख रुपए इनकम तक के व्यक्ति इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पास इससे पहले पूर्ववत किसी भी प्रकार का अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और उसमें बहुत सारे नियम रखे हुए हैं। आप उन नियमों को एक बार उस वेबसाइट में जाके चेक करिए, और उसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब बात आती है कि जैसे आपने होम लोन ले लिया, तो उसमें आप होम लोन की ईएमआई का ड्यूरेशंस बहुत लंबा रखें या कम रखें। होम लोन के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, तो मैंने कई बैंकों के साथ इस सेक्टर पे काम किया है, और मेरा फाइनेंशियल सब्जेक्ट भी रहा हुआ है, और साथ में मैं पिछले 20-22 सालों से फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बीच में ही काम कर रहा हूँ। उससे यह प्रैक्टिकली सामने आता है कि आप अगर हाउसिंग लोन या होम लोन लेते हैं, तो ये मैक्सिमम लोन्स जितने भी होते हैं, उनमें सबसे सस्ता और बेहतरीन लोन माना जाता है। यह बैंक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और कस्टमर यानी कि ग्राहक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत अच्छा इन द सेंस इसलिए होता है कि एक तो सबसे पहले इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अन्य लोन की अपेक्षा कम होता है। दूसरा, बैंक की दृष्टि से अगर हम देखें, तो सिक्योर होता है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें मॉर्टगेज की जाती है, कि अगर कभी कोई व्यक्ति लोन चुकाने में अगर असमर्थ होता है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने तरीके से लिक्विडेट कर लेती है। तो इससे ये महसूस होता है कि होम लोन एक सिक्योर लोन होता है दोनों साइड से। तो अगर बजट आपके पास कम रहता है, आप ये मान के चलिए कि आपको होम लोन लंबा ड्यूरेशन का लेना चाहिए। वहीं अगर आपके पास कुछ पैसा बेहतरीन तरीके से इधर-उधर से आ जाता है, या फिर आपकी इनकम ग्रोथ कर रही है, तो आप जितना कम समय पर उस लोन को चुका सकते हैं, आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप होम लोन ले लेते हैं, तो आपको बैंक से क्या लेना चाहिए? कि सबसे पहले जब भी आपको बैंक लोन देता है, तो उसका एक सैंक्शन लेटर होता है। सैंक्शन लेटर पे आपके बैंक लोन या जो भी आपने होम लोन लिया, उस लोन की सारी टर्म एंड कंडीशंस रखी जाती हैं। उन टर्म एंड कंडीशन को, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा जा रहा है, या फिर आप किस तरीके से उस लोन की भरपाई करेंगे, ये सारे नियम उसमें लिखे जाएँगे। तो आपको जैसे आपका लोन होता है, तो आपको ये जो सैंक्शन लेटर है, वो अपने पास एक प्रिंट कॉपी बैंक से ले लेनी चाहिए।
दूसरा, आप उस बैंक से रीपेमेंट शेड्यूल कभी भी लेना ना भूलें, क्योंकि रीपेमेंट शेड्यूल में ये होता है कि आप अगर सेम इंटरेस्ट रेट आपका रहता है, उस ब्याज दर पर आप बैंक को जितने भी सालों के लिए आपने ईएमआई तय की है, उतने सालों पे कितना चुकाएँगे, तो उससे समझ आता है कि मेरा स्टार्टिंग में कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, बाद-बाद में कैसे इंटरेस्ट घट रहा है, वो सारा का सारा पूरा रोड मैप आपके सामने क्लियर हो जाता है। इन 2 चीज़ों को अपने पास रखना ना भूलें। अब जैसे ही आपने बैंक का चुनाव भी कर लिया, आपने होम लोन भी ले लिया, उसके बाद आती है बात कि ब्याज उसमें कैसे कम से कम करें, कि ये जो आगे 3 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बैंक से या किसी भी प्रकार से इसको बताया जाता है। आप इन पॉइंटों पे गौर करिए। जैसे आपने होम लोन की ईएमआई स्टार्ट कर दी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे-जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है, अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो एवरी ईयर 5-6% के आसपास लगभग सैलरीज़ उसकी बढ़ जाती है। बिज़नेस क्लास में भी वहीं ग्रोथ होती है। हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इनकम ग्रोथ नहीं कर पा रही। वहीं उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर वो कांस्टेंट भी रखते हैं तो चलेगा। लेकिन जब भी उनके पास कुछ पैसा आता है तो उनको एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पर उसमें लोन पे जमा कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका इंटरेस्ट रेट कम से कम बढ़े। आपने क्या करना है कि कम से कम आपके साल के जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 12 ईएमआई ना भर के साल में 1 ईएमआई आपको एक्स्ट्रा भरनी है। सपोज़ आपने 20 लाख रुपए का कोई होम लोन लिया और 20 साल तक अगर आप रीपेमेंट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको टोटल का टोटल एक अच्छी अमाउंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पे करना होगा। उससे आप मोटा-मोटा अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, तो 20 साल में 20 लाख रुपए के होम लोन पर अगर 9% के अराउंड आपका इंटरेस्ट रेट पड़ता है, तो आपको 20 लाख रुपए के आसपास आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। वहीं अगर आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं, उससे कुछ भी नहीं तो आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या जितना भी आपको टोटल अमाउंट इंटरेस्ट पे पे करना होगा, उसका 10% के आसपास आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं, आपको क्या करना है कि जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे-वैसे आपको 5 से 10% एवरी ईयर आपकी ईएमआई बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप देखते होंगे होम लोन, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटरेस्ट रेट टोटल पे पड़ता है। तो टोटल में पड़ने की वजह से शुरुआत के सालों में आपको अगर आप 5 साल से पहले की अगर हम बात करें, तो बहुत ह्यूज अमाउंट आपका इंटरेस्ट पर ही चली जाती है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो कम होने का नाम नहीं लेता है। तो उससे लोगों को ये लगता है कि हमारा तो लोन कम हो ही नहीं रहा है, तो उससे थोड़ा-सा चिंतित हो जाते हैं। बट ऐसा चिंतित होने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर धीरे-धीरे आपका जैसे-जैसे आप रिपेमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे प्रिंसिपल अमाउंट घटता जाएगा। बट उसमें सावधानी आपने ये बरतनी है कि जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या इनकम बढ़ती है या बिज़नेस इनकम बढ़ती है, आपने अपनी ईएमआई में हर साल 5 से 10% की ग्रोथ करनी है। यानी कि अगर आप ₹20,000 पे कर रहे हैं, अगले साल किसी न किसी कारण से आपको 21,000 या ₹22,000 उसमें पे करना चाहिए। जिससे क्या होगा, 10 से 15% आपका जो इंटरेस्ट आपका टोटल पे करने जा रहे थे, वो भी कम हो जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि हालाँकि बहुत सारे लोग आज की डेट में एसआईपी से वाकिफ़ हैं। आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए का अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं, तो यहाँ पे ₹20,000 जो आप ईएमआई पे करेंगे, उस 20,000 का ओनली 10% की आपको एक एसआईपी लेनी चाहिए। अब ये होगा क्या कि आप 20 लाख रुपए का अगर आप होम लोन लेते हैं, तो 20 सालों में 20 लाख रुपए के आसपास आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो यानी कि टोटल आपको 40 लाख रुपए के आसपास आपको पे करना होगा। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई मैंने 20 लाख लिया, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा चुका दिया, तो वो जो 20 लाख रुपए आप इंटरेस्ट चुकाते हैं, उसकी भरपाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? आपने क्या करना है कि अपनी जो ईएमआई जा रही है, उसका 10% 20 सालों के लिए एक आपको एसआईपी भी करनी है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान के तहत अगर आप देखेंगे, आपने ₹2,000 की एसआईपी 20 साल तक अगर आप चलाते हैं, कंपाउंडिंग का जो एसआईपी में बेनिफिट होता है कि आपका टोटल अमाउंट ₹4,80,000 जमा होगा और आपको अगर 13 से लेके 15% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआईपी में ग्रोथ आता है। हालाँकि ये ग्रोथ जो है कि पहले से कन्फर्म नहीं होती है, लेकिन अगर जो भी पिछले 30-40 सालों का म्यूचुअल फंड का इतिहास अगर हम देखते हैं, तो इंडिया में अच्छे फंड से 13% से ऊपर का ही रिटर्न दिया। इवन कई फंड्स तो ऐसे हैं जो 20-20, 25-25% तक का भी रिटर्न दे रहे हैं। हालाँकि मैं 20-25% की आपसे बात नहीं करता हूँ। अगर आप यहाँ पे 13, 14, 15% का भी अगर आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, तो ₹4,80,000 20 सालों में जो आप एसआईपी में चुकाएँगे, उससे आपको क्या होगा कि 20 लाख रुपए के आसपास इंटरेस्ट या ग्रोथ उसपे बन जाती है। टोटली जैसे आपने 20 सालों में जो होम लोन 20 लाख का चुकाया, उसमें आपको 20 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा देना पड़ा, उससे होगा क्या कि जो 20 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो एसआईपी से आपका रिकवर हो जाएगा। एसआईपी में टोटल अमाउंट जिस दिन आपका होम लोन पूरा होगा, यानी कि 4,80,000 रुपए आपका जमा होता है और 20 लाख रुपए के आसपास अगर उसमें इंटरेस्ट बनता है,
आपका होम लोन इसी एसआईपी से रिकवर हो जाता है। अब जैसे आपने होम लोन लिया, तो वहाँ पर 2 तरीके के आपको इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे ऑप्शनली पूछेगा कि भई आप जो है कि इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रखना चाहते हैं या फिर आप उसमें फिक्स रखना चाहते हैं। फिक्स का मतलब ये होता है कि जिस समय आप होम लोन लेते हैं, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको 20 सालों के लिए, 15 सालों के लिए तय करेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा। हालाँकि वो बेस रेट से 1.5 से 2% के आसपास कोई भी बैंक एक्स्ट्रा लेता है, हालाँकि बहुत सारे बैंक तो आज की डेट में फिक्स दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले समय में हर आदमी को लगता है कि वो बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन ये आता है, इस वक़्त मान लीजिए कि आपने 8.5% होम लोन बैंक दे रहे हैं, उस बैंक में अगर आप फिक्स इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो वो आपको 10% के अराउंड कम से कम देंगे। दूसरा क्या होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में ये होता है कि बैंक यानी कि रिज़र्व बैंक जो है जिस भी प्रकार से रेपो रेट्स में बढ़ोतरी या घटोतरी करता है या घटाता है, उसी प्रकार से आपके होम लोन की ब्याज दरें भी ऊपर या नीचे होती है। तो फ्लोटिंग रेट में ये रहता है कि जिस प्रकार से भविष्य में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, आपका बैंक का जो होम लोन होगा उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी प्रकार से घटेंगे और बढ़ेंगे। तो फ्लोटिंग रखने से क्या होता है कि जो करंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, उससे आपको फिक्स लेना ज़्यादा ठीक रहता है। अदरवाइज़ फ्लोटिंग इंटरेस्ट के साथ में आपको होम लोन लेना ज़्यादा ठीक होगा। अब हम फाइनली अगर हम पॉइंट की बात करें, तो जितना भी आपको होम लोन लेना चाहिए, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक, उन होम लोन को आपको इंश्योरेंस के माध्यम से कवर करना होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर एक बार अपनी स्थिति को ठीक कर लेता है, भगवान न करे कभी उसके परिवार में कुछ इस तरीके की घटनाएँ घटती हैं, तो जिससे ये समझ आता है कि उसकी आर्थिक स्थितियाँ डामाडोल होने की संभावना होती है। उससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि जैसे हम होम लोन लेते हैं, तो उसको होम लोन प्रोटेक्ट स्कीम के तहत 2 तरीके से आप इंश्योरेंस उसमें कर सकते हैं। या तो वो खुद बैंक भी अगर कोई अच्छी पॉलिसी दे रहा है, तो बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं, या इंडिविजुअली आप किसी एडवाइज़र से मिलके उस लोन को कवर करने के लिए आप कोई टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, या होम लोन का पर्टिकुलर इंश्योरेंस भी होता है, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ करती हैं। अगर आप उतना ही इंश्योरेंस अपना भी ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी किसी के साथ कोई घटना घटने पर वो जो होम लोन की लायबिलिटीज़ है, आपके नेक्स्ट ऑफ किन को यानी कि जो उत्तराधिकारी है, उसको ट्रांसफ़र ना हो। उससे बचने के लिए आपको होम लोन का बीमा ज़रूर करना चाहिए। हालाँकि आपने समझना चाहिए कि कम से कम प्रीमियम कहाँ से आता है, वो आप बीमा आपको लेना ज़रूरी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अन्य व्यक्तियों को आप इसको ज़रूर पहुंचाएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।